मान लीजिए कि किसी दिन आपसे कोई आकर ये कहे कि आपके शरीर का अभिन्न अंग किन्हीं शर्तों को पूरा ना करने की वजह से आपके शरीर का हिस्सा नहीं माना जाएगा, तो जरा सोचिए कि आप पर क्या बीतेगी। तो आज ऐसा ही एक गंभीर मुद्दा जो भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, मैं हूं दिलीप शर्मा और मैं बात करने वाला हूं आज अरावली संकट के बारे में। वो अरावली पर्वत जो आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। 2025 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अगर अरावली पर्वत की 100 मीटर से कम ऊंचाई की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। तो आज मैं इसी पूरे टॉपिक पर आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ इसके प्रमुख जो बिंदु हैं हम उसको यहाँ पर देखेंगे कि क्या है ये मुद्दा और भारत में इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली पर्वत के विस्तार के बारे में कि भारत में यह कहाँ पर स्थित है। तो चलिए मैं आपको इस मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अरावली पर्वत का विस्तार है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, मतलब ये पर्वत गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली में रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक इसका विस्तार है। और रायसीना की पहाड़ियाँ ये वही पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर भारत के कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें हमारे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और हमारा इंडिया गेट, ये सभी रायसीना की पहाड़ियों पर ही स्थित हैं। तो देखिए इस पूरी अरावली पर्वत का जो विस्तार है ये 4 राज्यों में है। लगभग 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है अरावली पर्वत की, और 80% जो इसका हिस्सा है वो राजस्थान में है। अगर मैं 692 में से 80% हिस्सा अलग करूं तो लगभग 500 से लेकर 550 किलोमीटर का जो रेंज है इसकी लंबाई, वो पूरा पर्वत क्षेत्र जो है राजस्थान में आता है। और अगर इसका मैं सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो देखिए इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है लगभग 1722 मीटर, जिसका नाम है गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में है। अब देखिए इसमें ये जो अरावली पर्वत है ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी ये पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए होता क्या है कि जो इस पृथ्वी पे जो भी पर्वत, पहाड़, नदियां, जितने भी ये चीजें स्थित हैं, इनमें समय के साथ में क्षरण होता है। जलवायु परिवर्तन से कहा जाए, मौसम के परिवर्तन को देखा जाए, या कुछ ऐसे विभिन्न कारण हैं जिसकी वजह से इन सभी जितने भी नदी, पर्वत, पहाड़ हैं, इनमें कहीं ना कहीं अपर्दन होता है, उनका कटाव होता है। और हालांकि ये जो संकट है वो अपर्दन की वजह से नहीं है, लेकिन मैं केवल अपर्दन एक शब्द अभी यहाँ पर आपके सामने लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ रोल है हमारा, जो अभी हम आगे इस पर चर्चा पूरी करेंगे। तो इसलिए मैं केवल आपको इससे एक परिचय करवा रहा हूँ। अब देखिए होता क्या है कि आप देख रहे हैं कि 4 राज्य, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अब इन 4 राज्यों पे पूरी पर्वत श्रृंखला इसका विस्तार है। अब अलग अलग राज्य में अलग अलग जो पार्टियां हैं उनकी सरकार होंगी। अब वो अलग अलग सरकार अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में अरावली के लिए अलग अलग नियम बनाती हैं माइनिंग के लिए। माइनिंग का मतलब होता है कि खनन, और खनन के मामले में ये चारों राज्य अपने क्षेत्र वाइज कुछ नियम बनाते हैं, जिन नियमों को एक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2024 में एक समिति का गठन किया और उनसे ये रिपोर्ट मांगी गई कि आप कुछ ऐसे जो तथ्य हैं वो हमें दीजिए, कुछ ऐसे सुझाव हमें दीजिए ताकि हम एक नियम बनाएं, ताकि अरावली पर्वत पर जो अलग अलग नियम होते हैं उसके खनन के मामले में उन्हें एक किया जाए हर राज्य में। अब देखिए
अलग अलग जो नियम होते हैं इनका सीधा जो फायदा है वो खनन माफियाओं को मिलता है। वो जैसे ही एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो खनन का कार्य करती है, वो गुजरात राज्य में कार्य कर रही है, वही कंपनी अगर राजस्थान में काम करे तो उसके लिए राजस्थान में अलग नियम होंगे और गुजरात के उसके लिए अलग नियम होंगे। तो इन्हीं नियमों को एक करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए। अब देखिए पूरा मामला समझते हैं कि ये मामला है क्या और जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, मतलब कि जिसकी वजह से ये अरावली का जो संकट है वो गहरा हुआ है और आज काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, वो समझते हैं। तो देखिए मैंने जैसा बताया कि 2024 में एक समिति गठित की जाती है और उस समिति ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि ये जो मामला है बहुत पुराना है, ये वर्ष 1995 में TN गोदावरम एक केस आता है जिसपे तमिलनाडु में नीलगिरी की जो पर्वत हैं उनके संरक्षण के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। वो केस निरंतर चलता है, कुछ उसमें नियम बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं संबंध इस जो कॉन्सेप्ट है हमारा अरावली पर्वत का उससे भी है। तो वर्ष 2024 में जो समिति गठित की गई, तो उस समिति में FSI और GSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने एक अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में ये कहा गया कि 3 डिग्री ढलान और 20 मीटर की ऊंचाई, देखिए इसमें क्या कहा गया, 3 डिग्री ढलान और 20 मीटर से ऊंचा अगर कोई पर्वत है तो वो अरावली श्रेणी का पर्वत माना जाएगा, उसे पर्वत का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन एक टेक्निकल जो समिति थी उसने क्या कहा, उसने इस समझौते को खारिज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 4.757 डिग्री ढलान और 30 मीटर अगर कोई ऊंची पहाड़ी है उसे हम अरावली का क्षेत्र मानेंगे, अरावली पर्वत की श्रेणी का हम उसे क्षेत्र मानेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक मल्टी एजेंसी कंपनी जो कमेटी आती है उसका गठन किया जाता है और उस जो कमेटी ने इन दोनों बातों को खारिज किया और एक बात यहाँ पर सामने लेके आए उन्होंने कि 100 मीटर से कम ऊंची, उन्होंने क्या कहा, 100 मीटर से कम ऊंची जितनी भी पहाड़ियां हैं अरावली की, उन्हें अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और हालांकि उन्होंने बहुत सारे सुझाव प्रस्तुत किए थे, लेकिन उनमें से केवल 2 सुझाव ऐसे थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जब माना और उसकी वजह से जो विवाद की स्थिति है वो निर्मित हुई। तो पहला तो हुआ कि 100 मीटर से कम ऊंची जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या था, इसमें जो सुझाव था वो था कि 500 मीटर, देखिए 500 मीटर के गैप में अगर कोई 2 पहाड़ियां हैं तो वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। तो देखिए अब मैं वापस से आपको इस शब्द पे लेके जाता हूँ, अपर्दन। जैसे मैंने पहले कहा कि अपर्दन क्या होता है कि पर्वतों पे, नदियों पे या कोई ऐसी चट्टानें हैं जो समय के साथ उनमें क्या होता है, बदलाव होते हैं, उनकी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं उनमें कटाव होता है और ये निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऐसी ही प्रक्रिया अरावली पर भी थी और ये लगभग हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति और हर चीज़ों पर ये लागू होती है जो पृथ्वी पर निर्मित है। तो देखिए मान लीजिए कि 2 पर्वत हैं, अब ये अरावली लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना एक पर्वत है। अब मान लीजिए कि ये 2 पर्वत हैं जो कुछ समय पहले नजदीक थे, लेकिन अभी क्या हुआ, समय के साथ इनमें कटाव हुआ। अब ये पर्वत ऐसे हो गए कि इनमें कुछ इस प्रकार से गैप बीच में आ गया, लगभग 500 मीटर। और अब अगर हम मानते हैं, मान लीजिए कि उनकी स्थिति में बीच में गैप आ जाता है, तो रिपोर्ट में क्या कहा गया कि 500 मीटर से ज़्यादा अगर किन्हीं 2 पहाड़ियों के बीच में गैप है, उनके बीच में कोई ऐसी मतलब कि जो उनका गैप है वो अगर 500 मीटर का है, 500 मीटर लगभग
आधा किलोमीटर, तो वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। हालांकि देखिए ये मामला तो काफ़ी कुछ मायनों में कम है, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन है जहाँ पे अरावली की जो पर्वत हैं उनके बीच में आधा किलोमीटर का गैप होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि 100 मीटर से कम ऊंची ऐसी पहाड़ियाँ जो कम ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो आप मान के चलिए कि लगभग 90% पहाड़ियाँ ऐसी हैं अरावली में जो 100 मीटर से नीचे हैं। और एक अगर मैं एफएसआई की बात करूं तो एक एफएसआई ने एक रिपोर्ट अपनी दिया इसके कॉन्सेप्ट में। उन्होंने कहा कि अगर आप 90% पहाड़ियों को मानेंगे कि वो अरावली अगर कम हाइट की हैं, और आप ऐसा मानेंगे कि वो अगर कम हाइट की हैं तो अरावली का हिस्सा नहीं है, तो ऐसी लगभग पहाड़ियां हैं। इन्होंने रिपोर्ट जो दिया उसमें कहा कि ऐसी लगभग 12,048 पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं। और अगर इनमें से हम इन पहाड़ियों को मान भी लेते हैं कि ये अरावली का हिस्सा नहीं है, तो इसके बाद जो पूरी पर्वत श्रृंखला में जो पहाड़ियाँ बसती हैं वो है लगभग 1048। समझिएगा इसको। अगर मान लीजिए हम इस रिपोर्ट के आधार पे ऐसा मानते हैं कि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम एग्री करते हैं इस बात से। लेकिन ऐसी लगभग एफएसआई की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कि हम इस कॉन्सेप्ट पे बात भी करें तो ऐसी तो लगभग 12,048 पहाड़ियाँ हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं। तो इसका ये मतलब है कि लगभग पूरी पूरी पहाड़ियों को ऐसा माना जाए कि वो अरावली का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद अगर पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा ना माना जाए तो अरावली का हिस्सा कितना बचता है? लगभग 1048 पहाड़ियाँ ही केवल अरावली का फिर हिस्सा होंगी। तो ये था पूरा मुद्दा जो कि आज काफ़ी इस पर चर्चा की जा रही है। आप न्यूज़ चैनल्स पे देखिए, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिए, तो सेव अरावली के नाम पर एक अभियान चलाया जा रहा है और काफ़ी गंभीर मुद्दा है ये। आज हमारे भारत के कहना चाहिए कि एक अस्तित्व में और हमारे उत्तर भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक विषय है ये। अब देखिए चिंताजनक क्यों है, मैं उसकी बात आपको बताता हूँ। देखिए ये जो पूरा हिस्सा है अरावली, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे राजस्थान है और यहाँ पे इस राजस्थान के पूरे हिस्से पर मरुस्थल है। अब ये जो अरावली का पर्वत श्रृंखला ही राजस्थान को दो भाग में बांटती है, एक तो पश्चिमी राजस्थान और एक पूर्वी राजस्थान। तो जो पश्चिमी राजस्थान है मतलब ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। यहाँ पे पूरा रेगिस्तान है ये, और रेत से पूरा ये पूरा मैदान यहाँ पे भरा हुआ है। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर खेती होती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो यहाँ की जो स्थिति मतलब यहाँ पे जो गर्माहट है हो जाता है और यहाँ की जो धूल है वो अभी भी रुकी हुई है। किसकी वजह से, या कहा जाए कि मरुस्थल का जो विकास है वो किसकी वजह से रुका हुआ है? इस अरावली की वजह से। मतलब यहाँ पे अरावली है तो अरावली क्या कर रहा है, एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। वो मरुस्थल को अपना क्षेत्र विस्तार करने से रोक रहा है। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ से जितनी भी गर्म हवाएं आती हैं, धूल भरी आंधी आती हैं, वो सब आके अरावली की वजह से यहीं पर रुक जाती हैं और जो उत्तर भारत का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे वो अपना प्रकोप नहीं डाल पाती हैं। अब देखिए अगर हम इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कि अगर हम मान लेते हैं कि 100 मीटर से कम ऊंची जो पहाड़ियां उनको ठीक है, हमने मान लिया कि अरावली का हिस्सा नहीं है, तो इसके बाद क्या होगा? अगर अरावली का वो हिस्सा नहीं है तो वहाँ पे सरकार क्या करेगी? वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगवाई जाएंगी, वहाँ पर खनन के लिए परमिशन दी जाएगी। हालांकि मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उस पर अभी वर्तमान में खनन के लिए जो आने वाले समय के लिए किसी भी मंजूरी को देने पे सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा के रखी हुई है। उनका कहना है कि पहले से जो खनन चालू है या जो कंपनियां जिन्हें परमिशन पहले दी जा चुकी है केवल वो खनन का कार्य करेंगी, वो अपने क्षेत्र में काम करती रहेंगी, लेकिन हम नई स्वीकृतियां अभी नहीं देंगे। और ये हम कब तक नहीं देंगे? जब तक कि हम अरावली के लिए इन नए नियमों के आधार पर कोई ठोस नियम ना बना लें। लेकिन मान लीजिए कि नए नियम बना लिए जाते हैं और भविष्य में कुछ ऐसा किया जाता है कि
स्वीकृतियां दी जाती हैं, तब फिर होगा क्या इनका। अब देखिए तब क्या होगा, अलग अलग हिस्से पे अरावली के खनन का कार्य किया जाएगा। अब खनन का कार्य किया जाएगा तो वो पर्वत जो हमारे लिए बैरियर का काम कर रहे हैं, तो ये जो धूल भरी आंधियां हैं, जो ये जितनी भी गतिविधियां होती हैं, मानसून का जो प्रभाव पड़ता है हमारे इस पूरे क्षेत्र में, वो पूरा कहीं ना कहीं दुष्परिणाम हमें देखने को मिलने लगेगा। यहाँ से जो धूल भरी आंधियां हैं वो इस क्षेत्र से आकर हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचेंगी और इस पूरे क्षेत्र में वो धूल की अपनी एक पूरी एक चादर जो है उसको बिछाकर रखेंगे। इसके अलावा जो हीट वेव आती है, हीट वेव मतलब कि जो लू आती है इस पूरे क्षेत्र से, वो यहाँ से होकर, और यहाँ पे हिमालय पर्वत क्षेत्र है, वो यहाँ पे जाएगी, हिमालय से टकराएगी, और आप यकीन मानिए कि हिमालय का जो बर्फीला जो क्षेत्र है, वहाँ की बर्फ जो है वो पिघलेगी, और पिघलने के बाद में वो नदियों के द्वारा हमारी जो गंगा और यमुना और भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से निकल के मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, तो बर्फ जब पिघलेगी तो वो पानी आएगा कहाँ पे, इस पूरे मैदानी क्षेत्र में आएगा, और यहाँ पे वो बाढ़ का रूप लेगा। तो आप इस गंभीर समस्या का जो देख रहे हैं कि भविष्य के लिए कि हो सकता है कि कुछ इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने चुनौती बन के आए। तो दोस्तों अब हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम सब सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपने इस फैसले में कुछ सुधार करें, ताकि भविष्य में आने वाली समस्याओं से, या भविष्य में अरावली का अगर अस्तित्व समाप्त होता है तो जो संकट हम सभी के लिए पैदा होने वाला है उससे हम बच सकें।